Assalamualaikum students, my name is Mohammed Bilal from Medify. I am doing my third year MBBS at King Edward Medical University Lahore. आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और 3D मॉडल की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल तौर पर विजुअलाइज करें। तो सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उसके आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। आप अगर बुक्स पे देखें तो आपको एक स्ट्रेट एक पिक्चर दिखाई देती है, डायग्राम फ्रंट से दिखाई देती है, लेकिन जो कि एक स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें आप, ये एक एंगुलेटेड अपीयरेंस है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम कि ये यूट्रस है, ठीक है। और जो नीचे ये जो किनाल बाहर की तरफ जा रही है ना, इसको वजाइना बोलते हैं, ठीक है। ये वजाइना हो गया और ये हो गया यूट्रस। अब यूट्रस के आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला आपको टॉप टू बॉटम 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोल देंगे फंडस, फंडस ऑफ द यूट्रस। और फिर जो सेंटर जो मेन पोर्शन है, इसको बोल देंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और जो नीचे ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द नैरोस्ट पार्ट। एक्चुअली अगर आप देखें कि ये दोनों तरफ से जो लेयर है, दैट इज मायोमीट्रियम। इसको हम आगे देखते हैं, इसकी लेयर्स को डिफाइन करते हैं। ये जो येलो कलर में आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है, मायोमीट्रियम, इसके सेंटर में एक बहुत नैरो सा पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए यूट्रस के, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो अब एक एमसीक्यू भी आता है कि नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस इज दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो ये बहुत सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट था, ये मैंने क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद आगे हम अगर देखें, नेक्स्ट टाइम चलते हैं, और कौन सा हमें यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आप देखें कि आपको, बल्कि यूट्रस की ही हम लेयर्स पहले बात कर लेते हैं। यूट्रस के अंदर जो आपको सबसे बाहर आउटर एक लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये कहते हैं इसको हम पेरीमीट्रियम, ठीक है, पेरीमीट्रियम। और फिर इसके बाद जो, देख इसको हम लेबल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीट्रियम। ये जो आपको अंदर येलो कलर की दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज मायोमीट्रियम। मायो से आप समझ लें मसल, मसल वाली है, ये मसल वाली लेयर है, मायोमीट्रियम। इसका एक्चुअली रोल क्या होता है कि जब बेबी यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, और जब मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो इसी मायोमीट्रियम की लेयर की वजह से होती हैं, जो कि बेबी को बाहर की तरफ पुश करती हैं। और ये जो आपको येलो अपना ये रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एक स्पॉन्जी लेयर होती है, जो कि हर यूट्राइन साइकिल के अंदर बनती है, मुकम्मल तौर पे डेवलप होती है, फिर साइकिल के एंड पे जो है वो शेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, बाहर जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये 3 लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगे। और ये आपको कुछ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे होंगे रॉड्स। ये रॉड्स नहीं, असल में क्या है, ये रेड कलर के आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो जो आपकी स्पॉन्जी लेयर है ना, एंड दैट इज एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी दिखाई देती हैं। वैसे तो खैर मायोमेट्रियम में भी होती हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर आपको शो करवाई गई हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो स्पॉन्जी लेयर है, और वो हर यूट्राइन साइकिल में शेड हो जाती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होंगी, ये भी शेड हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इसका विजुअलाइज करवाया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये हमने देखा था वजाइना। वजाइना क्या है? ये बाहर की तरफ फीमेल की जो ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। और इसकी लेंथ आपकी लिखी हुई है उसके अंदर फेडरल की बुक में, दैट इज 8 to 10 cm। जो वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा ना लेक्चर्स के अंदर, वो आप अपनी बुक से भी एक बार उनको ज्यादा क्लियर कर लिया करें, क्योंकि वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, बुक्स के एडिशन चेंज होते रहते हैं, और हर बोर्ड के लिहाज से भी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। और इवन कभी मैं भी वैल्यूज भूल जाता हूँ, कभी कुछ गलत भी बता सकता हूँ। तो ये थोड़ी रट्टे वाली चीजें होती हैं, इनको आप अपनी बुक से कंफर्म कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर मेन मकसद है, वो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करना है, तो वो आपको यहाँ पर उसमें कमी देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपको ये जो पेरीमीट्रियम है यूट्रस की, उससे बाहर की तरफ ये एक ट्यूब निकलती हुई दिखाई देगी। ये वाली बाहर की तरफ एक ट्यूब निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको हम, फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस तरह के इसके ये दो एक नाम है, ठीक है। अब उसके आगे हम चलते हैं कि जब ये ओवी डक्ट जो है ये एंड करती है ना, ये यहाँ पर एंड करती है, तो इधर इसके एक इस तरह की प्रोजेक्शंस होते हैं, जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई गई, लेकिन मैं अभी बना देता हूँ। इस तरह, ये इस तरह से इनको बोलते हैं फिम्ब्राया। फिम्ब्राया, FIMBRIA। ये पता नहीं इसको क्या मसला बन गया।
लेकिन बहरहाल इसको जो है वो फिम्ब्राया बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिम्ब्राया जो है वो यहाँ पर आपकी दिखाई देते हैं, और इनका काम क्या होता है कि यहाँ से ना असल में ये ओवरी मौजूद है। ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ से एग्स रिलीज होने होते हैं, तो एग बोलते हो या ओवम बोल दो, वो ओवम ने ये इधर आना होता है और फिम्ब्राया उसको पकड़ के ओविडक्ट के अंदर ले जाते हैं, और ओविडक्ट के थ्रू फिर वो वापस इधर यूट्रस में आती है। इसको हम आगे मजीद देखते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो फिम्ब्राया का यहाँ पर काम है वो एग को अपनी तरफ पुल करके ओविडक्ट के अंदर खींच के तो लाना है। ये जो आपकी इसके बाद यहाँ पर जो येलो में दिखाई गई है ये ओवरी है, और ओवरी की फेडरल के अंदर कुछ वैल्यूज दी गई हैं कि ये इसकी जो लेंथ है दैट इज 3 to 5 cm, और इसकी जो विड्थ है दैट इज 2 to 3 cm। तो ये आपने वैल्यूज जो हैं इनको फिर से एक बार अपनी बुक्स वगैरह से देख लेना है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि 3 to 5 cm ये लॉन्ग है और 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड है। कि एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है, तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है। ठीक है, एम डी कैट में भी आ सकती हैं इस तरह की वैल्यूज। एम डी कैट जिस तरह के आजकल बड़ा कभी रट्टा भी ऐसा आता है, कभी कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, तो आपने रट्टे वाली चीज़ें जो है वो भी आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फिर उसके बाद क्या आता है, इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या हो रहा होता है, फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर ओवम होता है, और पूरा एक ओवेरियन साइकिल चलता है, और उसके थ्रू फॉलिकल मैच्योर होके अपना ओवम जो है वो बाहर रिलीज कर देता है। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, लेकिन जनरल ओवरव्यू की बात कर रहे थे। जनरल ओवरव्यू में तकरीबन सभी चीज़ें जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आपकी जो ये ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट की लेंथ है, ये लिखी गई है आपकी जो बलूचिस्तान की बुक है वहाँ पर इसको 12 cm लिखा गया है, और फेडरल की बुक में इसको 10 cm लिखा गया है। तो ये इसको आप देख लेना कि आप जिस बोर्ड से हो तो उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको आपने याद कर लेना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मेन चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाली, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, और इसके अंदर आगे जो मज़ीद 2 साइकिल्स हैं, एक होता है ओवेरियन साइकिल, एक होता है यूट्राइन साइकिल। नाम से ज़ाहिर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवरऑल टर्म है, ठीक है? उसके अंदर 2 चीज़ें मज़ीद हैं, एक ओवेरियन साइकिल, और ये ओवेरियन साइकिल नाम से ज़ाहिर है कि किस में हो रहा होगा, ये इस ओवरी के अंदर हो रहा होगा, और यूट्राइन साइकिल किस में हो रहा होगा, इस यूट्रस के अंदर हो रहा होगा, ठीक है? नाम से ज़ाहिर है। तो अब हमने जो है दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखना है कि ओवेरियन साइकिल में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और यूट्राइन साइकिल में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, और फिर उनको कंबाइन करके देखेंगे कि इकट्ठा कंपेयर करते हुए देखेंगे कि किस तरह से जब यहाँ पर यूट्राइन में जो इवेंट्स हो रहे थे उस वक्त ओवरी में क्या हो रहा था, और उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी ड्यूरेशन कितनी है। इसकी ड्यूरेशन जो एक एवरेज ड्यूरेशन है ना दैट इज़ 28 डेज़, लेकिन ये वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि 28 ही रहेगी हमेशा, ये 21 डेज़ टू 33 डेज़ तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि फ़ीमेल की डाइट है, इसके अलावा उसमें और इमोशनल फैक्टर्स हैं, उसकी इलनेस, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मेंटल स्टेट आ जाती है कि वो किस तरह से फील कर रही है, सारा कुछ इसमें जो है हार्मोनल, क्योंकि हार्मोन्स का सारा सिस्टम है इसके अंदर, हार्मोन्स की रिलीज का और उसकी रेगुलेशन का। तो एक फीमेल अगर एक बहुत ही आइडियल और नॉर्मल कंडीशन के अंदर होगी तो उसका नॉर्मल साइकिल हम लोग कहते हैं कि वो 28 डेज है, वरना ये 21 टू 33 डेज तक ये वेरी कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आपका जो ओवेरियन साइकिल है उसको स्टार्ट करते हैं। ओवेरियन साइकिल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर ये आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये क्या है, ये आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ठीक है? ये आपके फॉलिकल्स हैं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में फॉलिकल्स जो हैं वो बेबी के अंदर पड़े हुए होते हैं। असल में ये होता है कि जब एक फीमेल बेबी जब यूट्रस के अंदर होता है ना, अपनी मदर की यूट्रस के अंदर एक जब फीमेल बेबी है, तो उस वक़्त उसके अंदर मिलियंस की तादाद में ये फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि वो मियोसिस होती है, और वो सारा वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उसके नतीजे में क्या होता है कि जब वो फीमेल एक मैच्योर होती है तो उस वक़्त उसके बहुत सारे जो हैं वो फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ ही फॉलिकल्स जो हैं वो बचते हैं जो फीमेल की पूरी लाइफ के अंदर बार बार मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू गुजर के फाइनली मैच्योर होते हैं। तो अब उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ फॉलिकल्स, 4 एक फॉलिकल्स दिखा दिए हैं। इसके अंदर आपको जो ये साइडों पे दिखाई दे रहे हैं ये दैट इज़ द फॉलिकल्स, और जो सेंटर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ ओवम।
जो कि एंड पे रिलीज करना है हमने बाहर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि जो ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज, दो हार्मोन्स मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, लेकिन अभी हम उनमें से एक की बात करेंगे, दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो वहाँ से रिलीज हुआ और उसका एक्शन यहाँ पर आके ओवरीज पे होगा। जब एक फीमेल मेच्योर होती है, दैट इज वो प्यूबर्टी रीच करती है। प्यूबर्टी की एज मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखी होगी, लेकिन हम जनरली इसको लेके चलते हैं कि 8 टू 12 ईयर्स की एज में नॉर्मली जो है वो फीमेल प्यूबर्टी हिट कर जाती हैं। मोस्टली 7 भी हो सकता है, 7 टू 8 टू 12, आप इस तरह से इसको कर लें कि इस एज में ऑलमोस्ट फीमेल जो है वो प्यूबर्टी हिट करती है। और जैसे ही ये प्यूबर्टी हिट करेगी तो उसका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी से वो रिलीज होगा, और वो हार्मोन यहाँ पर आके इस फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा। नाम से जाहिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हैं उनको आके ये क्या करेगा, उनको आके स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट किस तरह से करेगा कि वो आया हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया और उसने आके इसको स्टार्ट कर दिया। अब उसमें क्या होगा कि कोई 5 टू 20, आपकी फेडरल की बुक कहती है 5 टू 20 फॉलिकल्स होते हैं टोटल, जो एक साइकिल के अंदर स्टार्ट में टेक पार्ट करते हैं। मैंने आपको 4 दिखाए थे यहाँ पर, लेकिन आप देखें कि 5 टू 20 टोटल होते हैं। उसमें से क्या होता है कि कोई एक फॉलिकल होता है जिसने पूरे साइकिल, एक या दो, मैक्सिमम दो की सूरत में होंगे कि जब ट्विंस पैदा होते हैं तो उसमें 2 फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। तो लेकिन अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही फॉलिकल की बात करेंगे कि एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है, बाकी जो सारे के सारे होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो यहीं से आपको देखें कि ये आपको यहाँ पर 4 फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, लेकिन यूं ही साइकिल जो है स्टार्ट होगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट किया तो साइकिल स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो बकिया हार्मोन्स थे ना, मतलब कि जो 5 टू 20 हार्मोन्स के अंदर से जो मेजोरिटी हार्मोन, 5 टू 20 फॉलिकल्स में से जो मेजोरिटी फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करेगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो 3 थे उन्होंने यहाँ दिखाया वो खत्म हो गए, और ये जो एक है ये ग्रो कर रहा है। अब ये करना शुरू कर दिया, अभी अभी ये साइज में बड़ा हुआ है। फिर इसके अंदर से ये देखें, ये एक इसमें से नई लेयर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई, नए सेल्स की लेयर प्रोड्यूस हो गई। ये असल में सेम ही कलर, आपको कलर डिफ्रेंसिएशन सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना ये सेम ही, ये सेल और ये सेल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेल जो है वो सेम है, ठीक है। और इसके बाद ये एक जो है वो नई लेयर बनी। ये सारा क्यों हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्ट किया था, उसकी वजह से हो रहा है। फिर आगे मजीद जो है वो एक और लेयर अंदर बन गई, ठीक है। तो ये आपका साइकिल जब डे 1 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपका जो फेज चल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, इसमें क्या हुआ कि आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसने आके एक्ट किया फॉलिकल्स के ऊपर और फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। बाकी जो 5 टू 20 फॉलिकल्स में से बाकी के सारे खत्म हो गए, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया, जो कि अभी हम देख चुके हैं कि वो जो ये फॉलिकल्स थे बाकी वाले, दैट वो जो हैं वो लॉस्ट हो गए, वो खत्म हो गए, एट्रीज कर गए हैं, यानी कि उनकी वो खत्म हो गए। अब बाकी जो एक बच गया वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज, और ये अभी चल रही है, ये भी खत्म नहीं हुई। फॉलिकुलर फेज को ही प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले की फेज है। ओव्यूलेशन क्या है कि एग का बाहर रिलीज हो जाना, अभी एग रिलीज नहीं हुआ, तो एग का बाहर रिलीज होने से पहले की जो फेज है दैट इज प्री ओव्यूलेटरी फेज, या फिर फॉलिकुलर फेज। और ये बड़ी एक लंबी फेज होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 14 डेज इसको लगते हैं। मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है हर फीमेल के लिहाज से, क्योंकि मैंने बताया कि साइकिल जो है वो भी वेरी करता है, लेकिन अगर 28 डेज का साइकिल कंसीडर किया जाए तो ऑलमोस्ट 14 डेज जो हैं इसको लगते हैं इस फॉलिकुलर फेज को कंप्लीट होने में। तो इसको अगर हम आगे मजीद कंटिन्यू करें तो ये देखें आप, ये देखें मजीद वो उसके जो सेल्स हैं फॉलिकल्स वो यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें ना कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखें कुछ सेल्स जो हैं उसमें से खत्म हो गए और ये सेंटर में कुछ कैविटीज बन गई हैं। ये आपको आप देखें ज़रा, ये देखें, ये यहाँ पर ये कुछ कैविटीज़ यहाँ पर बन गई हैं। तो इन कैविटीज़ को हम लोग बोलते हैं मतलब प्री एंट्रल फेज। एक होता है कैविटी, जो मेन कैविटी ना, अभी इसके थोड़ी देर बाद मेन एक बड़ी कैविटी बनेगी, उसको बोलेंगे एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम। लेकिन उस एंट्रम के बनने से जो पहले की फेज है वो क्या कहलाएगी? प्री एंट्रम, यानी कि प्री एंट्रल, प्री एंट्रल फेज। इसको पता नहीं क्या मसला है, लिख नहीं रहा ये, लेकिन बहरहाल मैंने आपको जो बात क्लियर करनी थी वो मैं बता चुका हूँ कि ये प्री एंट्रल फेज है, ठीक है। आगे हम इसको मजीद कंटिन्यू अगर करें, ये देखिए, ये मजीद साथ साथ ये ग्रो भी करता जा रहा है, पूरी फॉलिकुलर फेज में साथ साथ ये ग्रो करता जा रहा है, साथ साथ इसमें एंट्रम, प्री एंट्रल पहले बना, कुछ कैविटीज बनी, अब ये एंट्रम बनेगा।
ये 1 मिनट, ये यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम। ये एक बड़ी कैविटी अब आपको दिखाई दे रही होगी। पहले क्या था कि छोटी छोटी कई सारी कैविटीज बनी, फिर सेल्स की कुछ अरेंजमेंट हुई और आपको ये यहाँ पर ये जो इतनी सी कैविटी दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी कैविटी है, इसको बोलेंगे हम एंट्रम। ANTRUM, एंट्रम। ठीक है, ये एंट्रम बन चुका है। अब उसके आगे आप देखें, उसके आगे क्या होता है। एंट्रम, जब जहां तक एंट्रम बनेगा ना, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, इस फोलिकल को हम लोग बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज मेच्योर फोलिकल। या इसका दूसरा एक और नाम होता है जो आपकी फेडरल की बुक उसको नाम देती है, ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल, इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं वेजिकुलर फोलिकल। वेजिक्यूलर फोलिकल। तो ये इसके 2-3 नाम है, ये भी आप लोगों ने याद रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमने पूरा अभी तक की फोलिकुलर फेज देखी है, उसमें हार्मोन्स किस किस तरह से, किस वक्त उनकी क्या रेशो थी, क्या ग्रोथ थी। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। इस तरफ मैं हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन को लूँगा और यहाँ पर मैं हार्मोन्स के टाइम को लूँगा। ये आपका है डे नंबर 14 और ये है डे नंबर 1 और एंड पे जाके डे नंबर 28। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि आपके रिलीज हुआ कहाँ से, पिट्यूटरी से रिलीज हुआ और वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। जो ही वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसने इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर दिया और बाकी जो कुछ फॉलिकल्स को उसने स्टार्ट किया था ग्रो करना, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया 5 to 20 फॉलिकल्स, लेकिन उसमें से बाकी सारे खत्म हो गए। दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रीजिया। और सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि ये आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने उस फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया और वो ग्रो करना शुरू हो गया, तो ये इस हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। अब इसका रोल नहीं है। अब आगे जो है वो बस उसको, इसका काम क्या था, सिर्फ इसको स्टिमुलेट करना इसका काम था। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिर्फ काम क्या था, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। अब फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया और वो ग्रो करना शुरू कर गया। अब देखें, जब ये फॉलिकल इस तरह से ग्रो कर रहा होता है ना, तो ये फॉलिकल के सेल्स जो हैं, ये भी एक हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। यानी जूं-जूं ये आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऊपर गया, इसी टाइम पीरियड के अंदर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा जो है वो क्या है, आपका एस्ट्रोजन। इसको ऊपर बना लेते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो भी यूँ उस तरह ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो डे नंबर 14 है ना, हम लोग अभी इस डेट तक पहुँचना चाह रहे हैं। इसको मैं यहाँ, हाँ, ये यहाँ तक जाके आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मैक्सिमम अपनी हाइट रीच कर जाएगा और इधर आके वो डिप करेगा। डे 14 के ऊपर आके वो डिप करेगा। उसके डिप होने की क्या वजह है वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इधर आके इधर तक ये आया। साथ में मैंने आपको बताया था कि एक और हार्मोन होता है जो कि आपको वो भी पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस पूरे पीरियड में खामोश बैठा होता है, लेकिन जो ही डे नंबर 14 आने वाला होता है, यानी ओव्यूलेशन जो ही करीब आने वाली होती है, ओव्यूलेशन का पीरियड, तो ये सर्ज करता है, ये ऊपर की तरफ। ये देखें कितनी ज़्यादा स्पाइक आ रही है इस ग्राफ के अंदर। ये जो है ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ गया। ये किसका ग्राफ है? ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ग्राफ। और ये मैक्सिमम अपनी पीक रीच कर लेता है डे नंबर 14 के ऊपर। अब हम देखते हैं कि डे नंबर 14 के ऊपर हुआ क्या असल में। ये आपकी एंट्रम बना, एंट्रल फेज बनी और ये डे नंबर 14 पे देखिएगा। ये देखे, अब जो फॉलिकल है पूरे का पूरा वो ओवरी के साथ इधर आके ना, साइड के ऊपर ओवरी के साथ आके टकराएगा। ओवरी के मतलब उसके ऊपर कंप्रेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से ओवरी जो है वो एक साइड से थोड़ी सी, आप देखें यहाँ पर, ये बाहर की तरफ पीछे, बाहर की तरफ निकल गई है, ये आप देख सकते हैं। अब वो बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है ये फॉलिकल, और धक्का लगाते लगाते फिर वो उसकी यहाँ से ओवरी की जो लेयर है बाहर वाली, वो भी एक कुछ वक्त के लिए वहां से जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वॉश ऑफ ख़त्म हो जाएगी। और ये जो बाहर के कुछ सेल्स हैं फॉलिकल के, ये भी यहाँ से रिलीज ख़त्म होंगे। और जो ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा था, ये वाला ब्लू कलर का ओवम, ये बाहर निकल आएगा। और ये अकेला बाहर नहीं आता, ये साथ में अपने साथ कुछ फॉलिकल्स को लेके आता है। ये जो अपने साथ कुछ फॉलिकल्स को लेके आता है, इनको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोविड 19 वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। कोरोना का वैसे मतलब होता है क्राउन,
तो क्राउन, रेडिएटिंग क्राउन, यानी कि ये इसके इर्द गिर्द जो रेडिएट कर रहा है क्राउन, उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी, ये बलोचिस्तान की बुक में लिखा है कि कोरोना रेडिएटा जो है, कुछ सेल्स जो कि इसको सराउंड कर रहे होते हैं ओवम को, जब वो बाहर निकल आता है ओव्यूलेटरी फेज के वक्त, तो जो सेल्स उसको सराउंड कर रहे हैं उनको हम लोग कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी हम यहाँ अंदर जो कुछ हो रहा है उसको अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और उसको अभी होल्ड पे डालते हैं और ये देखते हैं कि आपका ये जो ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है ये किधर गया जाता है। इसको देखने के लिए हम जी, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। ये देखें, ये आया अब यहाँ पर ओविडक्ट की तरफ। ओविडक्ट जिसकी पहले मैं आपको बात कर चुका हूँ कि ये जो ट्यूब थी जो यहाँ से इसको किधर लेके जाएगी, एग को लेके जाएगी इधर यूट्रस के अंदर, उस ओविडक्ट की तरफ ये आएगा। इसके अंदर यहाँ पर मैंने बताया था आपको फिम्रिया थे, फिम्रिया ने इसको अपनी तरफ पुल कर लिया और इसको ओविडक्ट के अंदर भेज देंगी। यहाँ पर एमडी कैट का एक नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये ओवम बाहर रिलीज हुआ है, ये कहाँ रिलीज हुआ है। बच्चे ये समझते हैं कि जो ओवरी से, ये फॉलिकल से जब ये बाहर निकला ओवम, तो ये डायरेक्टली ओविडक्ट के अंदर चला गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ये जब रिलीज होगा तो ये पहले इस कैविटी के अंदर रिलीज हुआ है। अब इस कैविटी का क्या नाम है? ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कहाँ पड़ा होता है? ये पेरिटोनियम में पड़ा होता है। तो फिर इस कैविटी का क्या नाम होगा? पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये रिलीज हुआ है जो ओवम है, यहाँ ये रिलीज हुआ और इसके बाद ये इस ओवम की तरफ आया है, इस ओविडक्ट की तरफ आया है और फिर इस ओविडक्ट के अंदर एंटर करके ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और आगे जब ये जाएगा तो यहाँ ओविडक्ट के अंदर ही अगर तो स्पर्म्स अवेलेबल हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो स्पर्म्स जो हैं इसी ओविडक्ट के अंदर एक पोर्शन होता है थोड़ा सा फूला हुआ, यहाँ पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला। तो एम्पुला के अंदर जाके जो है वो स्पर्म के साथ ओवम फर्टिलाइज करता है और फिर आगे वो ट्रेवल करता है यूट्रस की तरफ। लेकिन अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा कि नॉर्मली ये जो ओवम था ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी फिर कोई आगे फर्दर ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? वापस से हम अपने उस ग्राफ की तरफ आएँ जो कि हम बना रहे हैं एक 28 डे फीमेल नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, एस्ट्रोजन अपनी पीक पे चला गया था और 14 डे पे आते ही वो वापस से ड्रॉप कर गया था और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जब ये इस पीक पे आने की वजह से ओव्यूलेशन जो है वो हो गई थी और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्रॉप कर गया था फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के बाद। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर अनहोनी सी चीज़ ये होती है कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी टॉप के ऊपर जाता है ना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी वो थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देता है, उसको भी थोड़ा सा रिलीज करवा देता है। इसकी अभी तक कोई रीज़न इतनी खास नोन नहीं है, लेकिन ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब, क्योंकि दोनों जो हैं वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो अपना कुछ एक्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी दे देता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा उसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी पीक आती है, तो ये वो भी पीक पे आके यहाँ फिर ड्रॉप कर जाएगा। और इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसने तो यहाँ पर ड्रॉप करना ही करना है, क्योंकि उसका यहाँ पर क्या काम था, उसका एक ही काम था। उसका काम क्या था कि उसने भाई जो ओव्यूलेशन है ना वो करवानी थी। जैसे ही ओव्यूलेशन करवा दी, ये ठा करके वापस नीचे आ गया। और इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसने भी नीचे, उसका भी कोई काम नहीं है अब। वो भी अब दोनों ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट हो गए। तो ये दो हार्मोन जो हैं ये अब आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम था और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम था। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ट्रैक रखना है, वो ये कि ये सारे हार्मोन्स आपने मिक्स नहीं करने। एफएसएच और एलएच ये दोनों पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है? और जो आपको ये एक एस्ट्रोजन बताया है और एक हार्मोन दोबारा यहाँ पर आएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, वो जब आएगा मैं आपको तभी उसका बताऊंगा। तो ये दोनों कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये इस डेवलपिंग फोलिकल से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है ना? ये आपने इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। तो एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर गया और वो फिर उसका आगे ग्राफ हम देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो वापस से हम अब आते हैं अपने इस ओवरी की तरफ और देखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या हुआ था। दोबारा से स्टार्ट से भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद बातें क्लियर होती जाएँ।
ये था हमारे पास ओवरी जो है वो फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ क्या हुआ, ओवुलेटरी फेज़ आई डे 14 के ऊपर, ओवरी का बाहर से रप्चर किया मेम्ब्रेन, ये बाहर ओवम बाहर निकल गया। अब उस ओवम बाहर निकल गया, उसकी कहानी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अंदर वाला ये जो सामान है इसका क्या बनेगा, इसको अब हम देखते हैं। ये अब वापस से ये ओवरी जो बाहर बाहर से ख़राब हुई थी वो वापस से ठीक हो जाएगी उसकी कवरिंग, क्योंकि वो इतनी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस अंदर वाले सामान का क्या बना। तो ये वापस से अंदर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये बड़ा ना इसके सेल्स जो हैं वो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, अजीब सा एक गुच्छा सा बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये अपने आप को अपना कलर चेंज कर लेंगे, येलो कलर कर लेंगे, और फिर इसमें ये इस तरह से चेंज होके एक अजीब सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको अब हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम असल में है क्या, ये वही उस पूरे जो आपका ये स्टार्ट वाला ये था, जो फोलिकल मैच्योर हो रहा था उसी की एक फाइनल बड़ी सी डिग्रेडेड सी फॉर्म है, क्योंकि अब उसको उसकी रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है अंदर वाले सेल्स की, तो उसने डिग्रेड होना है, खत्म होना है। तो ये उसका खत्म होने का, डिकम्पोज होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप ये समझ लें। ठीक है, और हमारी ये जो सारी जो फेज है ना, ये वाली कार्पस ल्यूटियम के बनने वाली, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है ल्यूटियल फेज। नाम कॉर्पस ल्यूटियम है, ल्यूटियम से याद रखो कि ये ल्यूटियल फेज है। कितनी फेजेस पढ़ ली अभी तक हमने, सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रोलिफरेटिव फेज। ये यहाँ तक ये जो सारे फॉलिकल्स जो थे ये मैच्योर हो रहे थे, ये सारे थे प्रोलिफरेटिव फेज। जैसे ये बाहर निकला एग, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। और उसके बाद जब ये सारा रीअरेंज होकर एक येलो सा स्ट्रक्चर बना दिया है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। ये 3 फेजेस हैं आपकी ओव्यूलेटरी साइकिल की, जो हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं। ओव्यूलेटरी फेज अभी अपना ल्यूटियल फेज थोड़ी सी रहती है, उसको मैं मजीद आपको अभी बताता हूँ कि ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना, ये फिर अभी एक नया हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, इसका नाम है प्रोजेस्टिरोन। डे 14 तक इसका कोई नामो निशान नहीं था प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का, जो कि किसने रिलीज करना है, जिस कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज करना है। जैसे ही आप डे 14 के ऊपर आए हैं ना, ये देखिए यहाँ से ये आप आए, सॉरी एक मिनट, डे 14 तक ये हार्मोन जीरो था, लेकिन जैसे ही डे 14 क्रॉस हुआ और आपके जो पीछे वाले जो सेल जो बच गए थे वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुए और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो फिर ये हार्मोन, ये वाला प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, ये देखें पीक अख्तियार कर जाएगा, काफी मतलब ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, अभी तो मैंने आपको जो कॉर्पस ल्यूटियम दिखाया था वो एक मेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि डिकम्पोजिशन स्टेट के अंदर है ना। अभी मजीद जब आगे मजीद डिकम्पोज करता जाएगा तो फिर ये प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन जो है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी जो है वो ये देखें वो भी फिर इस तरह से स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये किसका ग्राफ हो गया आपका, प्रोजेस्टिरोन का। अब एक और चीज आपको देखने के में आती है यहाँ पर कि एक तो एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ से यहाँ पर एक उसकी पीक आई थी, फिर उसके बाद वो हो गया था डाउन। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ थोड़ी सी मिकदार में एस्ट्रोजन भी बनाएगा, ये थोड़ी सी पीक एस्ट्रोजन की भी आती है। और फिर उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल खत्म होने वाली स्टेज में होगा, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद दोनों ही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी दोनों जो है वो जीरो पे आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देखें, ये यहाँ पर था, ये देखें, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब कॉर्पस ल्यूटियम आगे से मजीद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखें छोटा हो गया, सुकड़ी जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, ये देखें वाइट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारा कॉर्पस ल्यूटियम की डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि जब जो एग यहां से प्रोड्यूस हुआ था उसको स्पर्म नहीं मिला, उस वक्त ये काम होगा। अगर उसको स्पर्म मिल गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन क्रिएट करता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन का जो एक मेन जो काम है ना, वो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब आप याद रखें, प्रोजेस्टेरोन पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रेगनेंसी पी से स्टार्ट हो रही है, तो एक निमोनिक के टाइप, निमोनिक के तौर पे याद कर लें कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी, यानी कि जहां प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस होगी। तो अगर तो
प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म के साथ, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम इस वाइट फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि ये इसी तरह से इसी फॉर्म में रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहेगा और एस्ट्रोजन की कुछ मिकदार भी रिलीज करता है, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर ये इस तरह से खत्म हो जाएगा और सुकड़ जाएगा, बिल्कुल ये एक वाइटिश स्कार लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इस वाइटिश स्कार लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस तो एल्बिकेंस अब पता नहीं लैटिन या ग्रीक समथिंग कुछ इस तरह वर्ड होगा, पता नहीं इनको क्या मसला है, इंग्लिश में क्यों नहीं वर्ड बनाते, लेकिन बहरहाल एल्बिकेंस जो है वो इसका जो मतलब होता है वो होता है वाइट। तो नाम से जाहिर है कि कॉर्पस एल्बिकेंस यानी कि एक वाइटिश स्ट्रक्चर जो है वो आपका एंड पे बच जाएगा। अपने ग्राफ को हम ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा से। ये आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर थोड़ा पीक किया था और नीचे आ गया था और फिर ये नीचे ही रहा, एल जो है वो भी इस तरह से नीचे ही रहा। तो ये ग्राफ आपने अब नहीं भूलना, इसको मैंने आपको अपने साथ यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मुकम्मल तौर पे समझा दिया है। अब ये आपको किसी सूरत में भी भूलना नहीं चाहिए। आप साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ ग्राफ देखें कि कौन सी फेज़ में ग्राफ किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं यहाँ पर एक बार फेजेस भी मार्क कर देता हूँ। ओवेरियन था साइकिल, इतना फेज क्या था जी, बिल्कुल प्रोलिफरेटिव फेज। ये डे 14 वाला क्या था, ओव्यूलेटरी फेज। और इसके आगे जो सारा क्या था वो ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम वाला। अब आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो समझते नहीं है इस बात को। वो अब आगे हम पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल, वो इस ओवेरियन साइकिल की फेजेस को यूट्राइन साइकिल के अंदर फिट करना शुरू कर देते हैं। इसमें मसला बच्चों का भी नहीं है, मसला है हमारी बुक्स का। वो इन दोनों साइकिल्स को इतना मिक्स करके बयान करती हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेजेस आपकी किस साइकिल में होंगी, वो ओवेरियन साइकिल में होंगी। मेन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें अभी तक जो हमने पोर्शन कवर किया है दैट इज ओवेरियन साइकिल। अभी हम इसके बाद जो पोर्शन कवर करेंगे दैट इज यूट्राइन साइकिल।